हेलो क्लास। जैसा कि आप सबको पता है कि कल की क्लास में हमने मेथड्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ा था। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, कल हमने सब्जेक्टिव मेथड और ऑब्जेक्टिव मेथड का मीनिंग पढ़ा था। और सब्जेक्टिव मेथड में जो 3 मेथड है हमारे, सब मेथड, इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एनेक्डोटल मेथड, ये हमने पढ़ लिया था। और ऑब्जेक्टिव मेथड में जो हमारे मेथड हैं उसमें से हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ लिया था, केस हिस्ट्री मेथड पढ़ लिया था और क्लिनिकल मेथड पढ़ लिया था। तो आज हम 4th वन पढ़ेंगे, साइको एनालिटिकल मेथड, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मनोविश्लेषणवाद विधि। जब हमने अपनी पहली क्लास में जो डिफेंस मैकेनिज़्म टॉपिक पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि एक साइको एनालिटिकल थ्योरी से ही क्या निकला था, डिफेंस मैकेनिज़्म निकला था। तो साइको एनालिटिकल थ्योरी से ही ये साइको एनालिटिकल मेथड बना है। जैसा कि मैंने बताया था, ये जो मेथड है ये भी सिगमंड फ्राइड की ही देन है, क्योंकि सिगमंड फ्राइड ने ही बताया था कि जो हमारा माइंड है वो 3 प्रकार का होता है, एक कॉन्शियस, दूसरा सब कॉन्शियस और तीसरा अनकॉन्शियस। आप सबको पता है कॉन्शियस माइंड वो होता है जो हर समय एक्टिव रहता है, जो हर बात, मतलब हर जैसे कोई चीज़ हमने कही हो तुरंत उस चीज़ के लिए जागरूक रहता है। जो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है उसमें हमारी सारी बातें जो हम दिन भर करते हैं या जो भी इंसिडेंट्स हमारे साथ होते हैं वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होते रहते हैं। और जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है वो वैसा माइंड होता है जहाँ पे हम सारी बातें दबा देते हैं, जो हमारी इच्छाएं, जो हमारी डिज़ायर है जो ना पूरी हो पाई हैं, या फिर ऐसा कोई इंसिडेंट है जिसे हम भूलना चाहते हैं तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड उन्हें भुला देता है, ऐसी जगह दबा देता है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो शायद ही हमें कभी याद है, वरना ऐसे नॉर्मली हमें वो याद नहीं आता है। तो साइको एनालिटिकल मेथड इसी पे बेस्ड है कि जो किसी व्यक्ति पे अनकॉन्शियस माइंड, मतलब जो उसके अचेतन मन में जो बातें दबी हुई हैं उसका किसी पर्सन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके ह्यूमन बिहेवियर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इस बात को जानने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। जैसा इसमें लिखा हुआ है, मेथड ऑफ ट्रीटिंग इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ दैट इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन बिटवीन साइकोएनालिस्ट एंड एन इंडिविजुअल विद द गोल ऑफ गेनिंग इंसाइट इनटू द इंडिविजुअल इनर वर्ड से मतलब वही अनकॉन्शियस माइंड से है, जो इसकी अचेतन मन में या जो दबी हुई बातें या जो दबी हुई इच्छाएँ हैं जो पूरे होने से रह जाती हैं, उसका किसी ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या उसके इमोशन से फ़र्क पड़ता है, उसी को हम इस मेथड के थ्रू जानते हैं। एंड हाउ इट अफेक्ट हिज और हर इमोशंस, बिहेवियर एंड रिलेशनशिप, कैसे वो बिहेवियर मतलब जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो दबी हुई बातें हैं वो हमारे इमोशंस, हमारे बिहेवियर और हमारी रिलेशनशिप को कैसे इफ़ेक्ट करती हैं, इस बात का पता ही हम साइको एनालिटिकल मेथड से लगाते हैं। तो जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड की बातें हैं वो कैसे हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती है वो हम जान लेते हैं कि एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए हम लोग कभी शॉपिंग करने गए और मेरा बजट है शॉपिंग करने का 10,000 रुपये, और मैं मॉल में जाती हूँ, मुझे कोई ऐसी चीज़ पसंद आ जाती है जो 15,000 रुपये की, और मेरे पास उतना बजट नहीं है, तो हमें अपना मन मार के ऐसी चीज़ लेनी होती है जो हमारे बजट के अंदर हो। लेकिन इन फ्यूचर कभी जब मेरे पास पैसा हो, मान लो मेरे पास 15,000 रुपये हैं और फिर से हम मॉल में कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, फिर से हम शॉपिंग करने जाते हैं, तो हमें याद आता है कि एक टाइम था जब मेरे पास पैसे ना होने की वजह से मैंने ये सामान नहीं ख़रीदा था, लेकिन आज जब मेरे पास पैसे हैं तो मैं वो सामान ख़रीदता हूँ। तो सबसे पहले हम उस सामान को ख़रीदेंगे जो हम अपने अचेतन मन में, जिस चीज़ को हम दबा चुके थे, जिस इच्छा को हम दबा चुके थे, जो कि हमें याद भी नहीं था कि मतलब पैसे ना होने की वजह से मैंने वो चीज़ नहीं ख़रीदी थी, लेकिन जैसे ही मेरे पास पैसा आया तो मेरे अचेतन मन ने मेरे दिमाग को एक्टिव किया कि हाँ, कि जब तुम्हारे पास पैसा नहीं था तुम ये चीज़ नहीं खरीद पाए, तो आज जब तुम्हारे पास पैसा है तुम्हें ये चीज़ खरीदनी चाहिए। तो ये अचेतन मन की यही सब है, अनकॉन्शियस माइंड की यही सब बातें हैं जो हमारे बिहेव को इफ़ेक्ट करती हैं। इसी बात का पता हम इस मेथड के थ्रू लगाते हैं।
तो इस मेथड के क्या मेरिट्स हैं वो हम देख लेते हैं। इसमें लिखा है थ्रू दिस मेथड बोथ द कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड ऑफ द पर्सन वुड गेट इन्फॉर्मेशन। जैसा मैंने कि अभी बताया कि इस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारे कॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियस माइंड में जो बातें हैं वो हमारे बिहेवियर को या हमारे इमोशंस को या रिलेशनशिप को कैसे इफ़ेक्ट कर रही हैं, इस बात का पता हम इस मेथड से लगाते हैं। Next, in this method, human cannot hide his words. Therefore, there is real knowledge of the internal of a human being. इस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ छुपा नहीं सकते। क्यों नहीं छुपा सकते? क्योंकि उन्हीं बातों का हम अध्ययन ही कर रहे हैं इस मेथड के थ्रू, या उन्हीं चीज़ का पता ही या स्टडी लगा रहे हैं जिन बातों की वजह से क्या हो रहा है, उसके बिहेवियर में दिक्कत आ रही है। तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो क्या होगी, सच्ची होगी और उसे कोई छुपा नहीं सकता, क्योंकि उन्हीं छिपी हुई बातों की वजह से उसके बिहेवियर में क्या आ रही है, कोई कमी आ रही है, उसके इमोशंस में दिक्कत आ रही है या उसके बिहेवियर में दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट क्या है, बाय दिस मेथड द मेंटल डिसऑर्डर ऑफ द सब्जेक्ट आर बेस्ट रीडर। अगर किसी पर्सन को मेंटल डिसऑर्डर है तो वो हम इस मेथड के थ्रू बेस्ट तरीके से ट्रीट कर सकते हैं या बेस्ट ट्रीटमेंट उसको दे सकते हैं इस मेथड को यूज़ करके। डिमेरिट्स क्या है साइको एनालिटिकल मेथड के, दिस मेथड इज़ वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम। वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम इसलिए बोला गया है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी साइको एनालिस्ट या फिर कोई भी साइकोलॉजिस्ट जब इस मेथड को यूज़ करेगा तो उसे तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक कि उसकी अचेतन मन की या अनकॉन्शियस माइंड की बातें सामने नहीं आ जाती। तो इसलिए वेस्ट ऑफ मनी, और ज़रूरी ही नहीं है जो अचेतन मन में दबी हुई बातें हैं वो सामने आ ही जाएं। तो इसलिए इस मेथड का ये डिमेरिट्स है कि ये वेस्ट ऑफ मनी और टाइम है। नेक्स्ट, ओनली द बेस्ट एंड एफिशिएंट साइको एनालिस्ट कैन यूज़ दिस मेथड। कोई अच्छा साइको एनालिस्ट या स्किल्ड साइको एनालिस्ट ही इस मेथड को यूज़ कर सकता है, अदरवाइज़ कोई इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकता आसानी से, क्योंकि ये ईजी नहीं होता। जिसे ही साइको एनालिटिकल थ्योरी या इमोशंस की नॉलेज होगी वही इस मेथड को यूज़ कर पाएगा। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंटल मेथड या विकासात्मक विधि। नाम से ही समझ में आ रहा है, सभी को पता है, सबने एजुकेशन साइकोलॉजी में स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पढ़े हैं। डिफरेंट टाइप के हमारी क्या होती है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती है, जैसे इन्फेंसी हो गई या चाइल्डहुड हो गई, एडोलेसेंस हो गया, ये सारी हमारी क्या है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं। तो इस मेथड हम क्या करते हैं, इन स्टेजेस के थ्रू ही क्या करते हैं, बिहेवियर को जज करते हैं। जैसा इसमें लिखा हुआ है, थ्रू दिस मेथड द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंसी, चाइल्डहुड are studied are different stages of a person development. Also influence of inheritance and environment in the development of a person is also studied. मतलब हर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में, चाहे वो इन्फेंसी हो, चाहे वो चाइल्डहुड हो, चाहे वो एडोलेसेंस हो, चाहे वो अडल्टहुड हो, उन सारी स्टेजेस में कैसे कैसे बच्चे का क्या फिज़िकल डेवलपमेंट रहा है, क्या मेंटल डेवलपमेंट रहा है, क्या सोशल डेवलपमेंट रहा है, और उस डेवलपमेंट में उनकी हेरिडिटी और उनके एनवायरनमेंट का क्या फ़र्क पड़ा है या क्या इफ़ेक्ट हुआ है, इस बारे में भी हम इस मेथड के अंदर स्टडी करते हैं। आगे क्या है, इसमें मेरिट्स हैं। मेरिट्स में क्या है, पहला, दिस मेथड इज़ वेरी यूज़फुल फॉर डिटेक्टिंग डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, ये मेथड मेनली इसीलिए यूज़फुल होता है अगर किसी के डेवलपमेंट में कोई डिफेक्ट है तो उस बात का पता लगाने के लिए ही हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, बाय दिस मेथड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड आर असर्टेन्ड। इसके द्वारा हम किसी भी पर्सन की जो डिफरेंट स्टेजेस, मतलब इन्फेंसी या चाइल्डहुड या एडोलेसेंस या अडल्टहुड में जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रही हैं उसका हम पता लगा सकते हैं इस मेथड के थ्रू। नेक्स्ट क्या है, डिमेरिट्स है डेवलपमेंटल मेथड की। क्या डिमेरिट है, पहला है इसमें, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी ऑल द एक्शंस ऑफ अ पर्सन बाय
by one user, sorry, it is very difficult to study all the actions of person by any one user। हाँ, इसमें लिखा हुआ अगर कोई एक पर्सन किसी की सारी स्टेजेस को स्टडी करेगा तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। ये बात सच है, क्योंकि इन्फेंसी का भी टाइम पीरियड होता है, कुछ टाइम पीरियड, कुछ ईयर्स चाइल्डहुड में लगते हैं, कुछ ईयर्स हमारे एडल्टहुड में लगते हैं, कुछ ईयर्स हमारे एडोलेसेंस में लगते हैं। तो इन सारे स्टेजेस को क्या करना, स्टडी करने में टाइम लगता है, जो किसी एक यूज़र के लिए पॉसिबल नहीं है, या पॉसिबल है तो उसमें बहुत टाइम लगेगा और बहुत टाइम भी वेस्ट होगा। नेक्स्ट है, इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू विच द एनवायरनमेंट ऑफ सब्जेक्ट समटाइम्स चेंज ड्रास्टिकली। ठीक है, तो ये बात भी अभी मैंने बताया कि टाइम भी बहुत वेस्ट होता है और ज़रूरी नहीं है जो एनवायरनमेंट भी हो हमेशा सेम ही रहे, वो भी चेंज होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेथड कंपैरेटिव मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं तुलनात्मक विधि। इसको भी हम नाम से समझ सकते हैं। कंपैरेटिव मतलब क्या, तुलना करना या किसी से कंपेयर करना। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर किसी ह्यूमन बीइंग का हमें बिहेवियर कैसे हम स्टडी करेंगे, किसी और ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर से कंपेयर करके। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, द कंपैरेटिव मेथड इज़ यूज टू फाइंड आउट द सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ रिलेटेड टू द बिहेवियर ऑफ टू और मोर पर्सन्स और ग्रुप्स। क्या होगा इसमें, किसी एक या एक मतलब दो पर्सन, मतलब क्योंकि अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर के लिए हमें एटलीस्ट दो पर्सन का होना ज़रूरी है, या दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो ये जो कंपैरिजन होगा वो दो या दो से अधिक लोगों में होगा। और किस बेस पे होगा, या तो हम सिमिलैरिटी बेस पे करेंगे या डिससिमिलैरिटी बेस पर हम ये कंपैरिजन करेंगे। वेरियस साइकोलॉजिस्ट हैव डन मैनी यूजफुल कंपैरिजन बाय दिस, and by using this comparison many methods have been used to integrate the facts through that comparison helps in understanding the behavior of the people concerned। जैसा आप सब ने भी लर्निंग थ्योरी पढ़ी हुई है, तो लर्निंग थ्योरी में जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे, हमारे थॉर्नडाइक हो गया या पावलोव हो गया, इन सब ने क्या किया था, पहले सारे अपने एक्सपेरिमेंट किस पे किए थे, एनिमल पे किए थे, फिर वहीं सारे जो उनकी एक्सपेरिमेंट थे वो उन्होंने ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई किए थे। तो उन्होंने ये कंपैरेटिव मेथड यूज़ करके ही क्या किया था, अपनी स्टडी या ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की थी। तो मेरिट्स क्या है इसकी, द सिमिलैरिटीज़ एंड इनइक्वालिटीज़ या डिससिमिलैरिटीज़ इन एनिमल एंड ह्यूमन बिहेवियर बाय दिस मेथड। इससे हम ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स के बीच में जो भी सिमिलैरिटी या डिससिमिलैरिटीज़ है उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। मतलब क्या अंतर है या क्या डिफरेंस है उन दोनों के बीच में, वो हम पता लगा सकते हैं। या दो से अधिक प्रजाति हैं उनके बीच में अंतर हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है, द बिहेवियर ऑफ टू ग्रुप्स कैन ऑल्सो बी कंपेयर्ड बाय दिस मेथड। अगर टू ग्रुप्स के बीच में भी हमें उनके बिहेवियर में अंतर करना है, अंतर करके देखना है, तो भी हम इस मेथड के थ्रू कर सकते हैं। किसी एक ग्रुप में क्या क्वालिटी है या किसी दूसरे ग्रुप में क्या क्वालिटी है, या एक ग्रुप में क्या कमी है दूसरे ग्रुप में क्या कमी है, या एक ग्रुप में क्या अच्छाइयाँ हैं दूसरे ग्रुप में क्या बुराइयाँ हैं, वो हम इस मेथड के थ्रू पता लगा सकते हैं आसानी से, क्योंकि इसका नाम ही है कंपैरेटिव मेथड। डिमेरिट्स क्या हो जाएंगी इसकी, दिस मेथड कंपेयर्स द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड बाय अदर मेथड्स, हैंस दिस मेथड इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट मेथड। ये भी बात है इसमें, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए हमें अलग अलग मेथड की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये मेथड क्या है, डिपेंडेंट है, किसी पे इंडिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट, एक्सपर्ट आर रिक्वायर्ड टू यूज़ दिस मेथड। इस मेथड को भी यूज़ करने के लिए हमें स्किल्ड पर्सन या ट्रेन पर्सन की ज़रूरत होगी। नॉर्मल पर्सन इस मेथड को यूज़ नहीं कर सकता। ये सारे हमने क्या पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिव मेथड के टाइप्स हमने पढ़ लिए। इसके अलावा भी हमारे कुछ टाइप्स हैं। वैसे तो हमने जितने भी मेथड्स पढ़े हैं वो सफिशिएंट हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन फिर भी कुछ मेथड्स है, लेकिन कभी कदार ऐसे आप सुन लेंगे तो आपको पता रहेगा। तो मैं नाम बता दूँ, उसके बारे में एक लाइन में मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। जैसे पहला मेथड इसमें दिया हुआ है, देयर आर सम अदर मेथड्स ऑफ एजुकेशन।
तो इसमें पहले है हमारा डिफरेंशियल मेथड। डिफरेंशियल मेथड नाम से ही समझ में आ रहा है। इस डिफरेंशियल मेथड में क्या होता है कि इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी इंडिविजुअल डिफरेंस के बेस पे करते हैं। आप सबको पता है कि हर एक व्यक्ति या हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग होता है, तो उस अदर चीज़ की वजह से, क्या अलग ट्रेड की वजह से क्या ह्यूमन बिहेवियर पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उस बात की स्टडी हम डिफरेंशियल मेथड के अंदर करते हैं। मतलब डिफरेंशियल मेथड मतलब नाम से आप याद रखिएगा, इंडिविजुअल डिफरेंस के बेस पे जब हम ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं तो वो कौन सा मेथड हो जाएगा, हमारा डिफरेंशियल मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा साइकोफिज़िकल मेथड। एक हमारा साइको एनालिटिकल मेथड था, उसी का एक दूसरा मिलता जुलता नाम है लेकिन सेम नहीं है। ये साइकोफिज़िकल मतलब हो जाएगा मनोभौतिकी विधि। मनोभौतिकी या साइकोफिज़िकल मेथड क्या है, जैसे साइको का मतलब आपको सबको पता है मनोवैज्ञानिक, और फिज़िकल का मतलब शरीर से है। तो इस मेथड में क्या होता है कि जितने भी हमारे एनवायरनमेंट में स्टिमुलस अवेलेबल हैं, उन स्टिमुलस की वजह से किसी के फिज़िकल पर क्या फ़र्क पड़ रहा है या फिज़िकल चीज़ों की वजह से उसकी ह्यूमन बिहेवियर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इस बात की स्टडी हम साइकोफिज़िकल मेथड में करते हैं। तो ये जो स्टिमुलस, जैसे जब मैंने लर्निंग थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि स्टिमुलस होता क्या है। स्टिमुलस कोई भी चीज़, जैसे आपने थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ी और पावलव की थ्योरी पढ़ी, तो जो थ्योरी पढ़ी तो उसमें मैंने बताया था, जैसे उसमें डिफरेंट चीज़ को स्टिमुलस बनाया गया था। किसी साइकोलॉजिस्ट ने फूड को बनाया था, किसी साइकोलॉजिस्ट ने कोई भी चीज़ अट्रैक्टिव चीज़ दिखाकर ह्यूमन बिहेवियर में क्या चेंज हो रहा है वो दिखाया था। तो वैसे साइकोफिज़िकल मेथड में जैसे हमारे एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ें क्या हम हर एक चीज़ को स्टिमुलस बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे एनवायरनमेंट में टोबैको है या अल्कोहल है, इन सब से किसी ह्यूमन बिहेवियर या बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, इस बात की स्टडी हम साइकोफिज़िकल मेथड के अंदर करते हैं। तो ये हमारा कौन सा मेथड हो जाएगा, साइकोफिज़िकल मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरव्यू मेथड। ये नाम तो सबने ही कहीं ना कहीं सुना होगा, हिंदी में भी सबको पता ही होगा, इसको साक्षात्कार विधि बोलते हैं। तो इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है और जो एक्सपेरिमेंट होता है, मतलब जिसके बिहेवियर की स्टडी करनी है वो सब्जेक्ट हो गया हमारा, और जिसको इंटरव्यू लेना है वो हमारा इंटरव्यूअर हो गया। वो दोनों क्या रहते हैं, आमने सामने रहते हैं, और आमने सामने रह के एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं। किसके अंदर, इंटरव्यू मेथड के अंदर। तो इंटरव्यू मेथड में क्या कर सकते हैं हम, दो प्रकार की बुकलेट या दो प्रकार के इंटरव्यू को हम यूज़ करते हैं। पहला स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू रहता है और दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू रहता है, मतलब संचरित साक्षात्कार या असंचरित साक्षात्कार। जो स्ट्रक्चर्ड होता है, नाम से समझ में आया, स्ट्रक्चर्ड मतलब जिसका ढांचा बना हो। तो जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होगा वो पहले से प्री प्लान्ड होगा कि हमें कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, किस सीक्वेंस में पूछने हैं और किस टाइम पे पूछने हैं, ये सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइडेड रहती हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में। और जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है वो भी नाम से समझ में असंरचित साक्षात्कार, जिसमें पहले से कुछ भी प्री प्लान नहीं रहता। जो एक्सपेरिमेंटर होता है वो फ्री होता है कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइम पे पूछने के लिए। तो ये हमारा कौन सा मेथड हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इंटरव्यू मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट मेथड। टेस्ट मेथड को हम हिंदी में बोलते हैं परीक्षण विधि। परीक्षण विधि भी आपने भी जब फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो आपने बहुत सारे परीक्षण किए भी हैं। जैसे हम अपने साइकोलॉजी प्रैक्टिकल में ही देख लें तो आप लोग ने बहुत सारे टेस्ट करके देखे हैं। जैसे इसमें पहला हम पर्सनैलिटी ही देख लेते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट को यूज़ करके आपने क्या देखा, मतलब अपने सब्जेक्ट या अपने बच्चे की क्या पर्सनैलिटी के बारे में जाना, किसके थ्रू, पर्सनैलिटी टेस्ट के थ्रू। तो ऐसे ही बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, एटीट्यूड टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया या इंटरेस्ट टेस्ट हो गया। तो इन सारे टेस्ट के बेस पे हम क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, टेस्ट मेथड हो जाएगा।
तो ये हमने अदर मेथड भी पढ़ लिए। ये हमें एजुकेशन साइकोलॉजी के अदर मेथड थे। ये मैंने इसलिए भी मतलब ओरली एक्सप्लेन कर दिया है, और इसमें डिफ़ाइन इसलिए नहीं क्योंकि आप जितना भी मैटर मैंने लिखा है, जैसे कि मैंने बताया कि वो सफिशिएंट है, इतना ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, ना ही ये शॉर्ट नोट के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बस ये है कि हम एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैंने ओरली डिफ़ाइन कर दिया ये डिफरेंशियल मेथड और साइकोफिज़िकल मेथड और ये इंटरव्यू मेथड और टेस्ट मेथड। अगर शॉर्ट नोट में हमारा अगर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो एक्सपेरिमेंटल मेथड हम पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, या ऑब्ज़र्व मेथड पूछ सकते हैं, या इंट्रोस्पेक्शन मेथड पूछ सकते हैं। ये सारे मेथड शॉर्ट में आते हैं, और अगर लॉन्ग में क्वेश्चन बनेगा तो लॉन्ग में कैसे बन सकता है कि सारे मेथड को आप एक लाइन में मतलब बताइए कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के, या किसी एक या दो को आप क्या करिए डिफ़ाइन या डिस्क्राइब करिए, अगर लॉन्ग में ऐसा क्वेश्चन आता है तो। या ऐसे सिंपली पूछ लेते हैं डिस्क्राइब द मेथड ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, तो आप सबको पता है, पहले हम एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में बताएंगे। और जो ये चार्ट मैंने ये बनाया है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये जो चार्ट है वो हम चार्ट बना देंगे, और उनमें से कोई भी 3 या 4, अगर ये नहीं बोलता है कि किसी एक या किसी दो को एक्सप्लेन करिए, तो हम किसी 3 या 4 को एक्सप्लेन करके अपना क्वेश्चन क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो आज के हमारी क्लास में मेथड्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम ह्यूमन ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारा शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको मेथड्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू क्लास।